है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार ने आज हफ्ते की अच्छी शुरुआत की है। नतीजों का हम देख रहे हैं कि मिला जुला इंपैक्ट है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं बाजार में भरपूर है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और बाजार का पहले आप एक बार थोड़ा सा आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि निफ्टी इस वक्त दिन की ऊंचाई के आसपास है। 18,200 का आंकड़ा पार कर लिया है। 160 अंकों की तेजी इस वक्त निफ्टी में है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां से फुल सपोर्ट बाजार के लिए है। 600 अंकों पर है निफ्टी बैंक और 1.5% की तेजी। 43,300 के आसपास का आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिखेगा। और आज निफ्टी बैंक को जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है इंडसइंड बैंक से, वो मिल रहा है एचडीएफसी बैंक से, क्योंकि हमने देखा था कि शुक्रवार को तेज करेक्शन था। जिस तरह से एमएससीआई में एचडीएफसी बैंक के एडजस्टमेंट फैक्टर उम्मीद से कम आया था, उसके चलते शेयर को हमने टूटते हुए देखा। लेकिन आज जरूर हम शेयर को संभलते हुए देख रहे हैं और सिमिलर पैटर्न हम देख रहे हैं एचडीएफसी के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये शेयर भी चढ़ रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी के जो बड़े स्टॉक्स हैं बैंकिंग में, कोटक बैंक में बढ़िया तेजी देख रहे हैं, करीब करीब 2% के आसपास की। गिरने वाले शेयरों की बात करें नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कोल इंडिया पर दबाव है। एकमात्र शेयर ऐसा है निफ्टी में जहां पर 2% से ज्यादा की कमजोरी है। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि शेयर ये चला हुआ है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों से फिर से यहां पर आ रही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आधे % से ज्यादा की कमजोरी हो निफ्टी के स्टॉक्स में। पूरी तरह से जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो तेजी के पक्ष में है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले है 3 बढ़ने वाले शेयर। तो मूड ठीक है, माहौल ठीक है, विदेशी बाजारों से संकेत ठीक है और हफ्ते की शुरुआत हुई है शानदार। सवाल यह है कि क्या आपको यहां पर तेजी के मौके खोजने चाहिए, शेयर कौन से होंगे, इनकी हम चर्चा करेंगे। इंडेक्स पर भी व्यू लेंगे और आपके जो भी शेयर हैं उनके बारे में हम चर्चा तो जरूर करेंगे। एक बार आपको सवाल पूछने का तरीका फटाफट बता देते हैं। तो 9167329108 ये नंबर लगातार आपकी स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में ये दिख रहा होगा आपको। आप इस पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी मौजूद है ईटी न्यूज़ स्वदेश, @ET पर तीनों प्रमुख प्लेटफॉर्म, उसका पता आपकी स्क्रीन पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान शेयर इंडिया के रवि सिंह और जन्म ब्रोकिंग के किरण जानी। रवि जी और किरण जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। शुरुआत किरण आपसे करना चाहेंगी। बाजार में देखिए शुक्रवार की जो तकलीफ थी उसको लग रहा है कि एक झटके में हमने भुला दिया और 18,200 के ऊपर फिर से हम स्ट्रांगली किरण आ गए हैं। यहां से अब निश्चित तौर पर अब जो नेक्स्ट जो नजर होगी 18,500 पर होगी, उसके बाद 18,900 के आसपास वाला स्तर जो कि रिकॉर्ड हाइज भी हैं। आप ये बताएं कि इस पूरे हफ्ते का व्यू आपका क्या है, रेंज क्या होगी और स्पेसिफिकली आज के लिए आप क्या किस तरह से ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? किरण, आपको आवाज आ रही है? यस। जी। एवरीवन, ओवरऑल अगर आप देखें कि पिछले वीक में एक शानदार वीक था, लेकिन कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी और वो भारी गिरावट के साथ मार्केट बंद हुए। लेकिन फ्राइडे के सेशन में भी आपने देखा होगा कि मार्केट ओवरऑल नीचे थे, इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू नीचे थे, लेकिन आप अक्रॉस द मार्केट अगर देखोगे तो मिड कैप स्टॉक्स हो गए वो काफी ग्रीन जोन के अंदर, या तो मार्केट ब्रेड काफी पॉजिटिव थी। दूसरी तरफ जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर हम ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे थे, निफ्टी में इन्होंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, बैंक निफ्टी में काफी समय से पहले ही एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। दोनों इंडेक्सेस अपने दोनों इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स जो 100 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो काफी बुलिश चार्ट पैटर्न्स थी। तो फ्राइडे के सेशन में भी हमने हमारे इन्वेस्टर को यही सलाह दी थी कि जो डिप आया है दैट वुड बी अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द मार्केट अगेन। अगर आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं हो या तो आप मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अगर सौदा लेना चाहते हो तो ये डिप है वो काफी एक अच्छा डिप है। हमारा व्यू अभी भी सिमिलर है। 18,200 18,300 कहीं ना कहीं सप्लाई जोन है। हम देख रहे हैं 18,200 300 के आसपास कॉल राइटिंग काफी में हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्राइडे के सेशन में जो हमने जो एक प्रॉफिट बुकिंग देखा था उसमें भी 43,000 के पुट राइटर्स और 18,000 के पुट राइटर्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। आज वो सपोर्ट है वो कंटिन्यू होता दिख रहा है। सो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम या तो ये वीक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रेंज 18,300 से 18,000 रहेगी। आइदर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन विल गिव फर्दर मूव, लेकिन ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो कोई भी डिप आया बाय कीजिए। 18,300 क्रॉस करते हैं, 18,500 के लेवल को टच करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 43,000 इमीडिएट लेवल पे सपोर्ट है। जब तक वो तोड़ता नहीं है तब तक आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 43,500 से 43,800 ये वीकेंड तक हम देख सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की ही हमारी सलाह रहेगी। ठीक है, तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप
की रणनीति अपनाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है? मजबूत है इस वक्त मार्केट, और ऐसे में आपके कुछ सवाल है तो सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है। और पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। व्हाट्सएप पर सवाल आया उनका, उत्तर प्रदेश से अमित जी ने अपना सवाल भेजा है और इनका सवाल है एलजी बालाकृष्णन पर। इन्होंने 60 शेयर 735 पर लिया था, इस वक्त 811 के आसपास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। और हाल फिलहाल में हमने देखा ऑटो एंसिलरी शेयरों में काफ़ी शानदार मोमेंटम भी देखने को मिला, काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। जिस तरीके से एक्सपेंशन प्लान बन रहे हैं ईवी स्पेस में भी, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हाल फिलहाल में ऑटो एंसिलरी कंपनियाँ फोकस में हैं और एलजी बालाकृष्णन भी उसमें तेज़ी बनाए हुए हैं। रवि, आप सलाह दीजिए, ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? इनको तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, 4,500 के ऊपर का मुनाफा इस वक्त इनको हो रहा है स्टॉक में, लेकिन अब आगे भी आप होल्ड करने की सलाह देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वैसे अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें तो पूजा जी आपने बिल्कुल सही कहा। जिस हिसाब से अब आगे नंबर्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं या फिर कंपनी के इस समय फंडामेंटल की बात करें तो काफी स्ट्रांग हैंड पे है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक बार पार्शियल प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करने की तरफ आप सोच सकते हैं। बाकी टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है 850 तक के लेवल तो वापस आपको रीच होते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर पार्शियल बुक कर सकते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर जरूर बुक करना चाहिए। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है एलजी बालाकृष्णन की शेयर में। लेकिन हम देख रहे हैं कि मैरिको के अच्छे नतीजे आए थे, वॉल्यूम ग्रोथ करीब 5% के आसपास की आई है, प्रॉफिट में करीब 20% के आसपास का उछाल है और शेयर बाजार पूरी तरह से उसको सलामी दे रहा है। 8-9% के आसपास की एक शानदार तेजी है और फ्यूचर्स में ये सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। ब्रिटानिया के भी नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन चूंकि ये शेयर चला हुआ था नतीजों से पहले, करीब 10% की एक तरफा तेजी थी, तो आज शेयर में उतना उत्साह आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मैरिको, ब्रिटानिया समेत एफएमसीजी कंपनीज की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो किस तरह की रही है, वॉल्यूम ग्रोथ के किस तरह के आंकड़े हैं, और जो सबसे जो पेन पॉइंट था यानी कि ग्रामीण मांग को लेकर थोड़ी सी चिंताएं थी, उसके मोर्चे पर हालात कितने सुधर रहे हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, बताइए, कंपनीज की जो कमेंट्री आई है वो कितना उत्साह बढ़ाने वाली है, वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स ओवरऑल कंपनीज के कैसे रहे हैं, और ग्रामीण डिमांड वहां से जो चिंताएं थी वो कितनी कम हो गई हैं? तो एब्सोल्युटली जो नंबर्स ओवरऑल आए हुए हैं, ब्रिटानिया की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। मैरिको के इनलाइन नंबर्स आए हैं बोल सकते हैं, और मैरिको की वॉल्यूम ग्रोथ भी 5% पे थी। ब्रिटानिया की वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो 2%, अराउंड 2-3% की कंपनी ने हाईलाइट की हुई थी। तो सबने वॉल्यूम ग्रोथ देखी हुई है, सिर्फ डाबर में थोड़ी कम वॉल्यूम ग्रोथ देखी है कंपेयर टू उनके जो पियर्स एफएमसीजी प्लेयर्स है। ओवरऑल नेस्ले के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे। एचयूएल के नंबर्स जो थे वो मिस थे एस्टिमेट से, तो यस, ये एक फैक्टर भी वॉच आउट करेंगे यहाँ पे आगे जाते हुए। नाउ मेनली हम लोग बात करें कि ये जो कमेंट्री क्या आई हुई है, स्पेशली रूरल ग्रोथ की कमेंट्री क्या आई हुई है, तो एचयूएल, टाटा कंज्यूमर की बात करें, इवन मैरिको की बात करें और डाबर की बात करें, ये सब कंपनीज ने हाईलाइट किया था कि यस, रूरल डिमांड पे अभी भी प्रेशर है, थोड़ी प्रेशर चल रही है, पर ग्रीन शूट्स उनको दिख रही है। मतलब सिक्वेंशली तो थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होते दिख रही है रूरल डिमांड, और मे बी वर्स्ट पीछे हो गया है रूरल डिमांड के लिए। और ये एक फैक्टर है श्योरली कि आगे जाते हुए रूरल अगर अनसीजनल रेंज नहीं हुए, इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा, कुछ करेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस में, अगर वो कंटिन्यू रहा तो यस, रूरल की जो रिकवरी है वो हम देख सकते हैं। अभी तो बिलीव कर रहे हैं कि यस, वर्स्ट इज ओवर फॉर रूरल वीकनेस बॉटम आउट हो चुकी है। ये एचयूएल की कमेंट्री में भी आया हुआ था। उसके अलावा डाबर की कमेंट्री में उन्होंने एक ग्रॉस मार्जिन प्रेशर की बात की हुई है कि वो यस, ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और ये जो पेस है, जो कॉन्ट्रैक्शन की क्वांटिटी थी वो कम होते हुए दिख रही है अभी। तो यस, मतलब जो प्रेशर कमोडिटी प्राइसेस का था, कमोडिटी प्राइसेस अब करेक्ट हो चुके हैं। जैसे बात करें पाम ऑयल प्राइसेस की, तो वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ 2 कमोडिटीज़ जो प्राइसेस अभी भी बढ़े हुए हैं वो है व्हीट फ्लावर प्राइसेस और डेयरी प्रोडक्ट्स। इनके कमोडिटी प्राइसेस अभी भी ऊपरी स्तर पे है। तो इसीलिए नेस्ले ने ये एक फैक्टर हाईलाइट किया हुआ था कि यस, व्हीट प्राइसेस, फ्लावर प्राइसेस देखें, व्हीट फ्लावर प्राइसेस थोड़े ऊपर है, मिल्क प्राइसेस थोड़े ऊपर, तो डेयरी सेगमेंट्स जो है वो थोड़े में भी प्रेशर में रह सकते हैं अगर ये कमोडिटी इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू है। तो ऑल इन ऑल यस, एफएमसीजी के नंबर्स अभी
पूरी तौर से देखें तो ऐसे लग रहा है कि अच्छे ही नंबर्स आए हुए हैं सबके। सिर्फ 2 कंपनीज थी जो थोड़े बिलो एस्टिमेट थे, वो है HUL और डाबर, बट ऑल इन ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। और आज जैसे देखें तो ब्रिटानिया की स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, नेस्ले का स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेड पे कर रहा है, और मैरिको तो बाजी कर रहा है अपने नंबर्स के बाद। तो ये स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं हम लोग ओवरऑल FMCG पैक में भी आज। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो FMCG पैक में मैरिको आज लीड कर रहा है। हालांकि साइज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो बाकी जो दिग्गज कंपनियां हैं ITC, HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, उनसे छोटा ज़रूर है, लेकिन आज छोटा दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि 8% के मूव से अच्छी कमेंट्री है, बढ़िया नंबर से, वॉल्यूम ग्रोथ की जो आंकड़े हैं इंडस्ट्री में अपर एंड पर जिन कंपनीज के आए हैं उनसे तालमेल खा के दिख रहा होगा आपको मैरिको का भी नंबर। और महीने भर में करीब 10% के आसपास की तेजी ऑलरेडी इसमें आ चुकी थी। आज आप देखिए 7% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ब्रिटानिया नंबर से पहले चला हुआ था, नतीजों से पहले, और हम देख रहे हैं कि आज वहां पर हल्की सी तेजी है, लेकिन एक तरफा 6-7% ये शेयर, 8% ये चला हुआ था, इसलिए आज आपको ज्यादा मूव्स इसमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रवि, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये सारे नंबर्स का लेखा जोखा तो विनी ने बता दिया, और होता क्या है कि जब हम सबको अच्छा कह देते हैं ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, HUL को और आप डाबर को छोड़ दिए, बाकी सब ठीक है, कंफ्यूजन उसी में बढ़ता है। आप इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए और बताइए कि अगर किसी को लेना है FMCG बास्केट में अगर कोई शेयर, तो आपके हिसाब से कहां पर फंडामेंटली ज्यादा मजबूती के संकेत दिख रहे हैं और मौके कहां पर अच्छे बन रहे हैं? अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस समय जो अगर पूरा का पूरा मैं एक ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि सेक्टर में अगर आप बाइंग एक्सपोजर ले रहे हैं, तो इस समय आपको अपने पूरी प्रोफाइल का, यानी पूरे पोर्टफोलियो का लगभग 22 से 30% के पास FMCG काउंटर पे आपको अपना एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जिस हिसाब से यहाँ पर डिमांड निकल कर आएगी, ये आपको आने वाले अभी 8 से 12 महीने तक में अच्छे रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करेंगे। और दूसरी बात जो बार बार चिंताएं होती हैं कि मार्केट में गिरावट होगी, उसमें भी आपको हेज रखेंगे। अब आपको मैं यहाँ पर मैं 5 स्टॉक्स अगर सेलेक्ट करने की बात करता हूं, तो आपको मैं उस हिसाब से कैटेगराइज करूं, तो सबसे पहला स्टॉक जो आपने यहाँ पर अभी पूरी तरीके से डिटेल में बात करी, उसमें आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंडर वैल्यूड रहा इस बार हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये थोड़ा सा अगर नंबरिंग करना चाहूं तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि एक्सपोजर में हिंदुस्तान यूनिलीवर पे पहला आपको एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, दूसरा मारिको, और तीसरे की तरफ जाते हैं तो बजाज कंज्यूमर, इसको आप भूल नहीं सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है। और चौथे की तरफ अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि जाइडस एक ऐसा स्टॉक है जिसके कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ जाते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा है। और पांचवें की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है ITC में अभी भी जब भी डिप थोड़े से करेक्शन आते हैं तो इसमें सबसे कम एक्सपोजर लीजिए, लेकिन डिप पे बाय करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये 5 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा मैं बाकी स्टॉक्स को कह रहा हूँ कि वो खराब हैं, लेकिन हाँ ये है कि परफॉर्मेंस वाइज टॉप रेटिंग करें तो आपको ये दिखाई देंगे। जैसे मैं थोड़ी से रेजिस्टेंस की बात कर लूँ तो आपको डाबर जैसे कि 540 535 के पास आके थक जाता है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, करेक्शन आएगा या इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो आपको अच्छे मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेम विद द कोल पाल, अगर आप उसको देखते हैं तो मुझे लगता है उसमें भी लगभग 1600 के पास आके थोड़ी थकान हो जाती है, उसके बाद ही वापस एक ट्रेंड बदलता है। तो थोड़ा सा इन लोगों को समय दीजिए, बाद में वापस एक बार तेजी के ट्रेंड बनेंगे। ठीक है, आपको समय देना है। रवि ने भी पूरा समय लेके बताया है FMCG के बारे में, और बिल्कुल ऑर्डर के हिसाब से कि आपको अगर ऑर्डर में रखना हो स्टॉक्स को तो कौन से होंगे। HUL से उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद मैरिको का नाम लिया, और उसके बाद आखिर में उन्होंने जाइडस वेलनेस का नाम लिया। तो इस ऑर्डर में उन्होंने तमाम स्टॉक्स अपने बता दिए हैं। आपका काम हो गया आसान अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है। आपके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए मध्य प्रदेश से शिव सिंह। नमस्कार शिव, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरा सीधा सवाल है मैम। जी हेलो, मेरे पास जो 50,000 जी आपका सवाल पूछिए। मैं मेरे को 50,000 रुपये एक साल में डबल करना है, कौन से शेयर में लगाऊं आप बताइए मेरे को। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का ले रखा है। अभी किसी शेयर में आपका निवेश हाँ है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा और IEL में कर रखे मैंने 50,000 रुपये दोनों निवेश। तो इनको निकाल के कहीं ऐसा शेयर बताइए जो एक साल में डबल हो जाए।
ठीक है, चलिए शिव जी आपको सलाह देंगे, लेकिन ये एक साल में डबल हो जाए ऐसा कोई स्टॉक बताना हम कोशिश करेंगे निकालने की, लेकिन सलाह आपको यही दी जा रही है कि अगर आप निवेशित रहना चाह रहे हैं, आपको बड़ा मुनाफा चाहिए, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स में बने रहिए, क्योंकि क्या है कि मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहता है। तो उस लिहाज से भी आपको उतना पेशेंस और उतना समय देना पड़ेगा बाजार में। बहरहाल आपको राय दिलवा देते हैं। रवि आप सलाह दीजिए, 50,000 निवेश कर सकते हैं ये मार्केट में और 4-1 साल में पैसा डबल हो जाए। फिलहाल इनकी जो होल्डिंग है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में, दूसरा स्टॉक हम सुन नहीं पाए इनका किसमें था, बट क्या सलाह देंगे इन्हें आप? देखिए, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में होल्ड कर रखा है पोजीशन को, अच्छा स्टॉक है। दूसरा स्टॉक इन्होंने आईएक्स बताया, और मैं ये कहूँगा कि आप आईएक्स को निकाल करके एक बार एनबीसीसी खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें आप क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले पाएंगे, आपका पैसा जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको यहाँ पर एक बेहतर मुनाफा मिल सकेगा। डबल की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ मोमेंटम अगर मिलता है, अच्छे मोमेंट्स यहाँ पर बने रहे, मार्केट अच्छा रहा, तो आपको करीब जो है वो 30 से 35% के रिटर्न्स आपको ये स्टॉक्स दे जाएंगे, तो आप अपनी पोजीशन इनमें ले सकते हैं। जिन्होंने ओवर द ईयर्स पैसे डबल नहीं बल्कि ना जाने कितने गुना किए हैं, तो ये जो उम्मीद है बाजार से ये बहुत बेमानी नहीं है, बस आपको सही स्टॉक चुनना है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो भी बिजनेस चुन रहे हों, जो भी कंपनी चुन रहे हों, उनकी ग्रोथ की साइकिल बढ़िया हो, कंपनी अच्छी हो, फंडामेंटल्स निश्चित तौर पर उसके सॉलिड होने चाहिए, तब आप ये ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे सवाल आते हैं और उसको एड्रेस करना हमारा काम भी है। आगे बढ़ेंगे, मुंबई से हिरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी पूछिए। सर, मेरे पास रेणुका शुगर्स है 2000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 46, कैन यू सजेस्ट मी? 46 रुपए के भाव पर 2000 शेयर श्री रेणुका के। शुगर स्पेस में सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है ये, और इस वक्त जो भाव है, आपने हिरेंद्र हाल फिलहाल ही शेयर खरीदे हैं क्या? या ऑलमोस्ट 3 months 2 months बैक, यू कैन से। 2 महीने पहले? क्या जी? अच्छा, 2 महीने पहले खरीदे, भाव बिल्कुल वही है जो 2 महीने पहले थे। अच्छा, मूवमेंट नहीं है इसलिए, जैसे कॉल आपसे फीडबैक। जी ठीक है, चलिए इस पर राय लेते हैं। रवि आपसे ही राय लेना होगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि शुगर के जो प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो अगर हम पिछले साल की बात करें या फिर उसके पिछले साल की बात करें, 2021 का जो ट्रिगर बना था, जो इथेनॉल को लेकर पूरी की पूरी पॉजिटिविटी आई थी सेक्टर में, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीद है इथेनॉल के प्राइसेस को लेकर कंपनियों को, वो रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है, और वो थोड़ा सा एक एरिया है कंसर्न वाला है। आप जरा बताइए कि अभी यहाँ से आप आगे की राह कैसी देख रहे हैं और क्या निवेशित रहने की सलाह देंगे इसमें, शेयर में? अभिषेक जी देखिए, इस समय लगभग शुगर इंडस्ट्री में अच्छी डिमांड आगे निकल कर देखने को मिल सकती है। इस बार प्रोडक्शन भी कम है, भारत का प्रोडक्शन लगभग 235 मिलियन टन के आसपास देखने को मिल रहा है, उसमें भी थोड़ी कमी है, और एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है। अब आते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, इसीलिए सरकार ने कई रिस्ट्रिक्शंस लगाई एक्सपोर्ट को लेकर, वो इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेणुका शुगर की बात करें तो आगे स्टॉक अच्छा है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो आपको 42 का रखना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर ये सस्टेन करता रहता है तो 60 और 62 के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, लेकिन आपको इसमें 2 महीने नहीं है, आपको 8 से 12 महीने देने पड़ेंगे, और तब आपको ये 62-65 के लेवल मिलेंगे, और मुझे लगता है वो लेवल्स अच्छे खासे रिटर्न्स हैं। तो आप पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। अगर स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे होल्ड करना है, 42 का स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, तो श्री रेणुका को होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। चलिए फिलहाल बात करते हैं कुछ नतीजों की, और हमने ओवर द वीकेंड देखा कि काफ़ी सारे बैंकों के नतीजे, छोटे मझोले बैंकों ने अपने नतीजे घोषित किए हैं, और ऐसा ही बैंक था यूनियन बैंक। यूनियन बैंक के नतीजे आने के बाद हमने देखा कि स्टॉक में हल्की गिरावट थी, 1% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। नतीजों की बात करें तो बैंक के मुनाफे में 24% की ग्रोथ हुई है, और एनपीए में भी अच्छा सुधार देखने को मिला। बैंक के डिपॉजिट में 8% की ग्रोथ, और लोन ग्रोथ अगर देखेंगे तो करीब 13% के आसपास की रही है। और क्या कुछ खास रहा इस बार के नतीजों में, और आगे आने वाले क्वार्टर के लिए क्या आउटलुक है कंपनी का, ये भी एक बार समझ लेते हैं। बैंक के ईडी नितेश रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश जी, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो इस क्वार्टर के बारे में बताइए, कैसी रही है तिमाही बैंक के लिए, किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है, योगदान कहां से मिला?
गुड मॉर्निंग। इस क्वार्टर में और पूरे वर्ष 2022-23 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तीन चार चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो साल के शुरू में हम हमेशा गाइडेंस देते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे, तो मुझे खुशी है कि हर एक पैरामीटर का जो भी गाइडेंस था यूनियन बैंक ने 2022-23 में उसको अचीव किया है। दूसरी बात यह है कि बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो काफी स्ट्रांग रहा है बिजनेस साइड में एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी में। तीसरी बात यह है कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग हो गया। अगर आप हमारा नेट एनपीए रेशियो को देखें तो लो सिंगल डिजिट 1.7% पे है। पीसीआर हमारा 90% हो गया है। और अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को भी देखें तो काफी हाई, मतलब 16% का हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया है। और चौथी बात जो मैं बोलना चाहूंगा, जो हमने पिछले वर्ष बहुत फोकस किया है ये डिजिटल डेटा और एनालिटिक्स के लिए। हमने करीब 10+ जर्नी, डिजिटल जर्नी ऑलरेडी लॉन्च की है। करीब हमने 48,000 करोड़ प्लस बिजनेस ओनली थ्रू डिजिटल चैनल किया है पिछले वर्ष में। और ये जो डिजिटल और आईटी पे हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है, मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले वर्षों में भी ये काफी हमारे बैंक के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए अच्छा है। नितेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो अभी हम देख रहे हैं कि 3% के ये नीचे है। अगर हम अगले मतलब मौजूदा वित्त वर्ष की अगर बात करें, FY24 की बात करें, तो आप क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं और ये प्रेशर आया क्यों था? देखिए, इस वर्ष हमने 2022-23 में मार्जिन का 3% का गाइडेंस दिया था। अगर आप पूरे वर्ष का देखें तो हमारा मार्जिन 3.07% रहा है। तो इसको भी हमने, जैसा कि कहा, इसको अचीव किया है। Q4 में मार्जिन थोड़े कम हुए। इसका एक रीजन जो था, आप सबको मालूम है कि डिपॉजिट रेट्स जो है काफी इंक्रीज हो गए थे Q4 में। तो जो हमारी डिपॉजिट की रिप्राइसिंग हुई वो हायर लेवल पे हुई, इसके कारण हमारे मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट रहा। लेकिन इसके बावजूद भी Q4 में भी करीब 3% मार्जिन के आसपास रहे हम लोग। FY24 को अगर देखते हैं तो हमने जो गाइडेंस दिया है मार्जिन का 3% का ही गाइडेंस रखा है। और इसका कारण ये है कि हम एक तो कासा पे कंटिन्यूअस फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो डिपॉजिट रिप्राइसिंग है वो सितंबर अक्टूबर तक लार्ज डिपॉजिट रिप्राइसिंग हमारी हो जाएगी, उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास अभी भी एक्सेस SLR जो है करीब 6% है, तो हम उसको भी यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास डिपॉजिट का ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। इसके साथ साथ हम इस वर्ष में जो MCLR रिप्राइसिंग होगी उससे भी हमारे मार्जिन को बेनिफिट मिलेगा। तो 3% का मार्जिन का हमारा गाइडेंस इस वर्ष का रहेगा। अपने लोन ग्रोथ के बारे में भी बताइए कुछ नितेश जी। इस बार हमने देखा कि FY23 के लिए 13% की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है। FY24 में आपका क्या टारगेट रहेगा लोन ग्रोथ के फ्रंट पर? FY23 में जैसा आपने कहा, लोन ग्रोथ हमारा काफी स्ट्रांग रहा है। पूरे रैम सेक्टर को अगर देखें तो 15% की वृद्धि हुई है। उसमें भी अगर रिटेल को देखें तो 17% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष में। सिमिलरली हमारा एग्रीकल्चर MSME भी काफी डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है। इस वर्ष जो है हमने गाइडेंस जो दिया है 10 to 12% का गाइडेंस दिया है। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, रैम हमारा 55% शेयर रहता है ओवरऑल लोन बुक में और रिमेनिंग 45% कॉर्पोरेट रहता है। तो इसी रेशियो में मेंटेन करेंगे। रैम में काफी स्ट्रांग ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है और कॉर्पोरेट में भी हमारी अच्छी पाइपलाइन है। अभी करीब 35,000 करोड़ की ऑलरेडी सैंक्शन पाइपलाइन है, जो कि आने वाले महीनों में, क्वार्टर्स में डिसबर्समेंट होगी। इसके साथ साथ ही एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 15 से 20 हजार कॉर्पोरेट लोन्स में जो लोन्स रहते हैं वो न्यू पाइपलाइन में फॉर कंसिडरेशन रहते हैं, फॉर सैंक्शन होते हैं। तो काफी हमारी उम्मीद है कि हम 10 से 12% एडवांसेस ग्रोथ इस वर्ष भी करेंगे। ठीक है नितेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और नतीजों का आउटलुक शेयर करने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। तो यूनियन बैंक हम देख रहे हैं कि नतीजे बहुत अच्छे आए थे हर पैरामीटर पर। अगर हम NII यानी कि ब्याज से होने वाली आय देख लीजिए, वहाँ पर 22% का उछाल है। ऑपरेटिंग मुनाफे की बात कर लें तो 24% का उछाल है। अगर हम ये साल दर साल फिगर है, ये आप ध्यान रखिएगा। तिमाही आधार पर थोड़ी सी आपको नंबर कमज़ोर दिख सकते हैं, लेकिन प्रोविजंस में कमी आई है तिमाही आधार पर। और मुनाफे की बात करें तो साल दर साल उसमें करीब करीब वो डबल हो गया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पर 24% के आसपास की ग्रोथ है। रवि, एक बार आप जरा यूनियन बैंक पर आ दीजिए, एक लाइन में जरा इसकी समरी में दे दूं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि ये शेयर 30-35 से करीब करीब 100 रुपए के आसपास करीब 3 गुना हो गया। वहां से फिर ये करीब 50% करेक्ट हुआ, 60 रुपए के आसपास आया। 60 रुपए से फिर से चल के 75 रुपए के आसपास है, यानी कि 25% रिटर्न्स फिर से लोअर लेवल से मिल रहे हैं। सवाल यह है कि आप ही खरीद लें इसको यूनियन बैंक को, क्या पुराने लेवल्स पर जाने का दमखम है? 96 रुपए के आसपास जो गया था शेयर, और समय कितना देना होगा?
बिल्कुल आपने इस समय अभिषेक जी देखते हैं तो 15 दिसंबर 2022 को इसने 96 रुपए का करीब हाई बनाया था। उसके बाद 2 बार लो बनाया 61 रुपए का और वापस अभी 75 पे है। मुझे लगता है अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है मोमेंटम। 96 के अगर टारगेट की बात करें तो चूंकि अभी मई का महीना चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी तक ये वापस से लेवल धीरे धीरे ग्रेजुअली अपवर्ड ट्रेंड लेते जाएंगे। लेकिन इस बार अगर 90 95 और 96 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये 120 तक के भी लक्ष्य दिखा सकता है। उसमें हालांकि 2 साल का समय लग सकता है अगर एज पर द गाइडलाइंस रहते हैं। लेकिन अभी के मोमेंटम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए बिल्कुल आप अगर लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस 60 रुपए का लेते हैं तो आप जो अभी करंट लेवल चल रहा है 75 है 70 है, थोड़ा सा उसको स्प्रेड कर लीजिए। 68 तक बेस्ट बाइंग लेवल होते हैं, लेकिन आप 20% करके डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो अभी करंट लेवल से 68 के बीच में बाय करिए, 60 का स्टॉप लॉस लगाइए, पहला टारगेट 90 का 96 का, और अगर उससे ऊपर सस्टेन कर जाता है उस टाइम पे रिवाइज ईटी स्वदेश को देखिए, नहीं तो वापस टारगेट 120 तक जाएंगे। ठीक है, तो 122 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यूनियन बैंक में। अब आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं सुनील कुमार। सुनील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सुनील जी, सवाल पूछिए अपना। 550। हेलो, ठीक है, लिया कब था आपने ये? 550 इंडिया बुल फाइनेंस के शेयर थे मेरे, 295 की रेट से लिए हुए थे। काफी पहले की खरीद लग रही है इनकी, और काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। करीब 1 लाख के आसपास का नुकसान इनको इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। किरण, आप सजेस्ट करिए क्या करें? नुकसान काफ़ी हो चुका है। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने थोड़ा रिकवरी दिखाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ का ही है। अगर इसी साल देख लें तो करीब 21 से 22% की गिरावट दिखा चुका है ये स्टॉक। अभी कुछ रिकवरी की उम्मीद है? बने रह सकते हैं इस स्टॉक में इनके लेवल्स के लिए, या फिर निकलने की सलाह देंगे, क्योंकि नुकसान तो इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टॉक में? सो ओवरऑल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो मेजर बॉटम 90 के बने हैं। दूसरी बार हमने देखा है कि 90 के बॉटम के बाद ये स्टॉक में 10% काइंड ऑफ रिकवरी आई है। अब करंट चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक बार बने रह सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अभी उनको फॉलो करना रहेगा 105 का। जब तक ये स्टॉक 105 का लेवल होल्ड रखता है तब तक चांसेस है कि 158 160 तक के लेवल के आसपास डेफिनेटली इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जा सकता है। तो वहां कहीं वापस एक बार आप चार्ट रिव्यू करके अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट थोड़ा वीक है, तो कोई भी अगर उछाल आता है तो आप कंटिन्यूसली अपने स्टॉप लॉस रिवाइज और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखिए, और जैसे ही 160 क्रॉस होता है एक बार वापस अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि अगर अब की बार अगर इसने नीचे में 90 का लेवल तोड़ा तो ये और भी स्टॉक खराब तरीके से नीचे जा सकता है। सो ओवरऑल वीक टेरिटरी है, 105 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 160 के आसपास आप एक उछाल देख सकते हैं, वहां पे एग्जिट करने की आप सोच सकते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग को होल्ड करने की सलाह है किरण की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, सुशील का सवाल लेंगे, इंदौर से आया हो, और ये सवाल आया है इंस्टाग्राम के जरिए बिरला कॉर्प को लेकर, जो कि एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी है। 50 शेयर इनके पास हैं 1265 रुपए के भाव पर। काफ़ी ऊपरी भाव पर लिए हैं रवि बिरला कॉर्प। अभी तो 1000 के नीचे का भाव होगा बिरला कॉर्प का। जी हाँ, 986 रुपये का भाव है। इनके भाव से तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब 250 रुपये नीचे है ये। लॉस हो रहा है, इस लॉस की रिकवरी यही शेयर कराएगा या फिर कोई और शेयर आप सजेस्ट करेंगे? कंपनी भी काफी हद तक जो है वो पिछले 4 क्वार्टर से लॉस ही शो कर रही है, बहुत ज्यादा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ से एग्जिट होने की बारी आ गई है। बल्कि अगर आप बिरला के ही स्टॉक्स में रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर ज़्यादा अच्छे हैं। आप अगर आईटी सेक्टर की तरफ देखें तो बिरला सॉफ्ट ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और आगे अच्छा मोमेंटम है, तो आप उसमें जा सकते हैं। और अगर आप दूसरे काउंटर की तरफ जाते हैं तो हम लोग कई स्टॉक्स की चर्चाएं करते हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं। जैसे आरईसी या फिर कोल इंडिया आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, जिसमें कि आपको मोमेंटम भी मिलेगा। और इस समय चूंकि अभी आगे डिमांड अच्छी देखने को मिल रही, तो कोल इंडिया की भी अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर बन सकते हैं और अच्छा खासा
नेट यहाँ पर डिमांड निकल के आ रही है, तो मुझे लगता है उस पे आप मूव कर सकते हैं, डिविडेंड का भी फायदा मिलेगा। लेकिन इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म रखने से कोई खास फायदा नहीं होगा, तो एग्जिट होने की राय है। ठीक है, निकल जाइए बिरला कॉर्प से। कोल इंडिया, यहाँ पर आप निवेश कीजिए। हालांकि नतीजों के बाद थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि प्रेशर कोल इंडिया के शेयर में जरूर है 3% के आसपास की, लेकिन ये मौका बन सकता है आपके लिए। मुंबई से राजेश हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? मेरे पास है ना अडानी टोटल गैस है और रिलायंस इंफ्रा है। मेरे पास 2 शेयर्स हैं। अडानी टोटल गैस मैंने 945 में लिया है, 150 शेयर, वो आज नीचे की सर्किट है। और दूसरा रिलायंस इंफ्रा मेरे पास 90 रुपए से 6200 शेयर्स है। 6290 रुपए के भाव से 6200 शेयर्स है, 90 रुपए के भाव से 6200 शेयर। रिलायंस इंफ्रा 90 रुपए के भाव से। ये आपने कब लिया राजेश जी? ये लिए मेरे को 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। ठीक है, रिलायंस इंफ्रा यानी कि एडीएजी ग्रुप की कंपनी, और रिलायंस इंफ्रा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कहीं ज़्यादा आपको उत्साह दिखेगा नहीं। रिलायंस कैपिटल में एक वक्त काफ़ी अच्छी बताई जा रही थी, सॉलिड बताई जा रही थी, लेकिन वहाँ भी काफ़ी बुरा हाल हुआ। लेकिन रिलायंस इंफ्रा ज़रूर 90 रुपए के भाव के पास अगर आपके पास हैं ये शेयर, तो 152 रुपये पर है। रवि, आप क्या सलाह देंगे? रिलायंस इंफ्रा निवेशित रहें या फिर चूंकि प्रॉफिट हो रहा है इसको बुक कर लें और कोई और शेयर आप इनको सजेस्ट कर दें? मैं तो ये कहूँगा आप सजेस्ट कर ही दीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक में काफी दमखम जो है वो खत्म होता जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी कंसोलिडेशन मोड में है और यहाँ से एक बार को बिल्कुल निकलना चाहिए। और अभी हमने एक स्टॉक 2 स्टॉक की चर्चा करी थी, आप उनमें जा सकते हैं, या फिर मैं एक लिस्ट दे देता हूं, उसमें आप कर सकते हैं। पहला आप कोल इंडिया या फिर आरईसी में से भी कोई चूज कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाते तो अभी हमने यूनियन बैंक से मैनेजमेंट से आपने इतनी अच्छी बात करी है, मौका है, 75 रुपए का है, 90 रुपए पे खरीदा था, 150 पे काटा, 75 पे खरीदिए, 90 पे काटिए, ये फायदा मिलेगा। और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, इन 2 बैंकों के शेयर में से कोई चूज कर सकते हैं, या फिर कोल इंडिया और आरईसी, इनमें चूज कर सकते हैं। तो बड़ौदा, कोल इंडिया, आरईसी 3 विकल्प आपके सामने है राजेश जी। लेकिन अडानी टोटल गैस का भी शेयर है इनके पास है, और हमने देखा है कि ये जो शेयर है 3,900 रुपये के आसपास, 4,000 रुपये के आसपास इसके भाव थे। वहाँ से जब ये गिरा फरवरी में, तो फिर ये संभल नहीं पाया बहुत ज़्यादा, और एक ही रेंज में ही है। 900 रुपये के आसपास के भाव हैं अभी। आप हालांकि आज तो ये सर्किट पे होगा अडानी टोटल गैस 5% के लोअर, जी हाँ लोअर सर्किट पे ये है। किरण, आज तो खैर कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये बताइए कि सर्किट खुलता है तो इसमें रणनीति क्या होनी चाहिए? अडानी टोटल आप होल्ड करने की सलाह देंगे, क्योंकि चार्ट देखिए ऐसा कोई उत्साहजनक तो दिखने वाला है नहीं। सो ओवरऑल अडानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो जो जिस तरह से हमने एक फॉल देखा था, 3000 वाला स्टॉक हमने देखा नीचे में 600 के आसपास बॉटम बना है, वहां से स्टॉक में वापस एक रिकवरी आई, कहीं ना कहीं 1030 1040 तक है। अब अडानी टोटल गैस के चार्ट से तो डेफिनेटली कोई इतना हमें आउटलुक मिल नहीं रहा है, लेकिन इसकी जो ग्रुप कंपनीज है अगर उसको हम देखें, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी एंटरप्राइज हो गया, तो वहां कहीं हम देख रहे हैं कि चार्ट्स में बॉटम बन रहे हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस वहां पे हमें दिख रहा है। जो भी न्यूज थी या हेडविंड से वो धीरे धीरे क्लियर आउट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं बाकी की जो कंपनीज लाइक आप अंबुजा सीमेंट देख लीजिए, सो टोटल गैस हो गया, अडानी विल्मर हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरमीडिएटरी बॉटम जो बने थे उसके आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। सो काफी रिस्की बैट होगा ऑफ कोर्स यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं है स्टॉक के ऊपर। फंडामेंटली अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली भी देखें तो काफी वीक है। सो अडानी टोटल गैस पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 800 का लेवल आप ध्यान में रखिए। अगर 800 का लेवल टूटता है तो फिर चांस है कि ये स्टॉक की जो रिकवरी थी वो पूरी ही वाइप आउट हो जाएगी, और जो उसके प्रीवियस बॉटम है 650 660 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। सो 800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, आप 800 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। अगर 800 टूटता है तो फिर इसमें गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, और अगर 800 होल्ड रहता है तो चांसेस है कि हम 1000 तक की एक रिकवरी भी देख सकते हैं। तो 1000 के आसपास आप चार्ट विजिट कर लीजिए। सो ओवरऑल आपको 2 लेवल ध्यान रखने हैं, एज अ स्टॉप लॉस आपको 800 और एज अ टारगेट 1000, और 1000 के बाद आप वापस अपने स्टॉक को अपने चार्ट को रिवाइज करके स्टॉप लॉस ऊपर ले आना। ठीक है, अडानी टोटल को लेकर ये व्यू। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के नतीजे आ रहे हैं, और आज हम चूंकि बैंक निफ्टी में देखने की तेज़ी भी है, तो हम कंपनियों के नतीजों पर भी मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नतीजों में उनके हिसाब से मेजर हाइलाइट्स क्या हैं, आगे की वो राह कैसी देख रहे हैं, क्योंकि हमने डिपॉजिट दरें बढ़ती हुई देखी हैं और उसका जो असर कंपनियों के, बैंकों के मार्जिन पर आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी Q4 के नतीजे अपने जारी कर दिए हैं, और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में तकरीबन 6% के आसपास की गिरावट है।
हालांकि अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 122% मुनाफा बढ़ा है, डबल से ज़्यादा हो गया है। अगर हम ब्याज से आय की बात करें तो 39% बढ़ी है, लेकिन ये साल दर साल वाले आंकड़े हैं पिछले साल की इस तिमाही के मुकाबले। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक के एमडी एंड सीईओ रजनीश। रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले तो इतने शानदार नंबर्स आपने पेश किए हैं, उसके लिए हमारी बधाइयाँ स्वीकार कर लीजिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने जो बढ़िया प्रॉफिट्स के नंबर जो पोस्ट किए हैं, रिकॉर्ड स्तर पर ये प्रॉफिट्स हैं, इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही और आगे की राह आप किस तरह की देख रहे हैं? धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 9,900 करोड़ था मार्च 22 में, वो इम्प्रूव होकर 13,300 करोड़ हो गया है मार्च 23 में। इसी तरह से हमारा नेट प्रॉफिट भी जो 3,400 करोड़ था मार्च 22 में, वो इम्प्रूव होकर 4,023 करोड़ हो गया है मार्च 23 में। तो दोनों में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। जो कारण है आप पूछ रहे हैं, उनका कारण यही है कि हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत बेटर रही है। ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम हमारी बहुत अच्छी रही एडवांसेस में। अदर इनकम भी हमारी अच्छी हुई थी। एक्सपेंसेस कुछ कम हुए हैं। एक्सपेंसेस ऑन द इंटरेस्ट और जो डिपॉजिट के एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हुए हैं। जो NIM हमारा इम्प्रूव हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो इम्प्रूव हुई है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना अच्छा इम्प्रूव हुआ है और नेट प्रॉफिट भी इतना बेटर हुआ है। रजनीश जी, आपके लोन ग्रोथ के बारे में भी बताइए। इस बार हमने देखा कि 13% की ग्रोथ दिखी है इस तिमाही। अब FY24 के लिए क्या गाइडेंस आप शेयर करेंगे? इस साल की गाइडेंस हम 11 से 12% की दे रहे हैं अपने क्रेडिट ग्रोथ की। इस साल हमारी जो क्रेडिट ग्रोथ हुई थी वो 12.87 हुई थी, ग्लोबल क्रेडिट ग्रोथ। सो नेक्स्ट ईयर की गाइडेंस हम 11 से 12% दे रहे हैं, फॉर द सिंपल रीज़न बीइंग दैट थोड़े से इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं, थोड़ा सा बेस भी बढ़ गया है। मार्च 23 में एडवांसेस का बेस हमारा ही नहीं, सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का बढ़ गया है। सो इन लाइट विद दैट वी आर थिंकिंग दैट 11 से 12% की क्रेडिट ग्रोथ जो है एक ऑप्टिमिस्टिक क्रेडिट ग्रोथ है और वी विल बी एबल टू अचीव दिस क्रेडिट ग्रोथ। रजनी जी, एक आखिरी सवाल, ये तो क्रेडिट ग्रोथ की आपकी बात होगी। आप ये जरा बताइए कि डिपॉजिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, क्योंकि इसको लेकर हमने देखा है कि RBI गवर्नर के भी स्टेटमेंट आए हैं, इसको लेकर आप क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? और जो एक गैप है क्रेडिट ग्रोथ के बीच में, डिपॉजिट ग्रोथ के बीच में, क्या आपको लगता है कि इसको आप ब्रिज कर पाएंगे, इसको आप पाट पाएंगे? जो डिपॉजिट, एज फार एज द डिपॉजिट्स आर कंसर्न, वो सब मार्केट ड्रिवन है। अगर मार्केट हायर डिपॉजिट रेट देगी तो डेफिनेटली बैंक ऑफ इंडिया को भी हायर डिपॉजिट रेट देना पड़ेगा टू अट्रैक्ट द डिपॉजिट एंड रेज द रिसोर्सेज, क्योंकि CD रेशियो भी हमको मेंटेन करना है। 18.5% गोज़ फॉर द SLR, 18% एंड 4.5% गोज़ फॉर द CRR। उसको मेंटेन करने के लिए हमें अगर हायर डिपॉजिट रेट देना है तो दैट विल हैव टू गिव, बट अगेन द रीप्राइसिंग विल ऑल्सो हैपन इन द एडवांसेस साइड। हमारे जो EBLR लिंक्ड एडवांसेस हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, MCLR भी हमारा इम्प्रूव होगा, तो मार्जिन्स विल ऑल्सो गेट इम्प्रूव्ड एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू गिव बेटर रेट्स टू द डिपॉजिटर्स। एज फार एज बैंक ऑफ इंडिया, फर्दर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, आवर 44% ऑफ द टोटल डिपॉजिट इज़ कासा डिपॉजिट, जहाँ पर हमारी प्राइसिंग बहुत कम रहती है। तो कासा इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज एज फार एज बैंक ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न। अदर देन दैट, अगर हम टर्म डिपॉजिट्स की देखें और ओवरऑल डिपॉजिट की देखें, हमारे बल्क डिपॉजिट सिर्फ 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट हैं। रिमेनिंग हमारे सारे के सारे टर्म डिपॉजिट्स जो हैं बिलो 2 करोड़ के हैं और वो सारे रिटेल टर्म डिपॉजिट्स हैं। सो एज फार एज दैट प्राइसिंग इज कंसर्न, देर इज़ नो चैलेंज वेयर वी सी दैट एंड वी विल बी एबल टू गिव गुड रेट्स एज पर द मार्केट ड्रिवन रेट्स। ओके रजनी जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, अपना नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आए और उसके बाद हम देख रहे हैं 5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। नतीजे भी कमज़ोर साइड पे ही थे, अनुमान से कमज़ोर नंबर्स रहे हैं। और आज सुबह कुछ बड़े ब्लॉक डील भी हुए हैं, करीब 10 लाख शेयरों के यहाँ पर बड़े सौदे भी देखने को मिले और उसके चलते भी हम यहाँ पर स्टॉक में इस वक्त दबाव देख रहे हैं। रवि, आपसे समझना चाहेंगे बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों का आपने कैसे एनालिसिस किया, कैसे लग रहे हैं नंबर्स, और नतीजों के बाद आज जो गिरावट आ रही है, करंट लेवल्स पर एंट्री करने की राय देंगे या फिर अवॉइड करें? क्योंकि हम देख रहे हैं एक ट्रेंड, PSU बैंकों के नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि दबाव है, अनुमान से थोड़े कमजोर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली जो मिड कैप साइज बैंक हैं उनके। आप कैसे रीड कर रहे हैं इन नतीजों को? एक्चुअली में पूजा जी, जो भी बैंकिंग सेक्टर, खासतौर से जो स्मॉल बैंक रहे हैं या
मिड के बैंक रहे हैं, उनमें अगर देखा जाए तो लास्ट 3 से 4 महीने में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर 5% 6% की गिरावट आती है तो मुझे लगता है ये एक हेल्दी करेक्शन है। अब बैंक ऑफ इंडिया की ले लें, रिजल्ट्स अच्छे रहे, मार्जिन की बात अभी मैनेजमेंट ने करी है, ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा डेवलप हो रहा है, तो अच्छी बात है यहाँ पर ये करेक्शन होना। और मैं समझता हूँ कि अगर ये करेक्शन बढ़ के थोड़ा 75 के आसपास आ जाता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नए बायर्स यहाँ पर फ्रेश बायर भी आएंगे और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक ने 68 रुपीस का एक बॉटम बनाया था, उसके बाद से स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड पे गया और मुझे लगता है कि उसी 68 और 65 के स्टॉप लॉस से जितना नीचे खरीदेंगे उतना अच्छा होगा। अपसाइड टारगेट की बात करें तो वापस से जो नतीजे आए हैं या जो आगे की ग्रोथ है उसको देखते हुए 92 और 95 तक के लेवल जा सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा 1-2 दिन की कंसोलिडेशन रहेगी, तो 1-2 दिन बाद बाइंग के अच्छे मौके यहाँ पर मिलेंगे। रवि का ये व्यू। लेकिन गो एयर जिसकी उड़ानें अब 12 मई तक ठप हैं, हालांकि एक मीडिया इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया गया था उनके सीईओ की तरफ से, उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर उड़ानें फिर से शुरू करें, लेकिन शर्त ये है कि जो लेसर्स हैं यानी कि जो लीज पर जो विमान देती हैं कंपनियां, वो कब्जे में अपने विमानों को ना लें। और इसी संबंध में एक उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो कि कंपनीज के मामले देखती है, वहां पर यह कहा गया है कि इसमें जरा तत्काल आदेश वो सुनाएं, थोड़ी इसमें जल्दबाजी कर लें, ये गुजारिश है गो एयर की तरफ से। और चूंकि ये वाडिया ग्रुप की कंपनी है, बॉम्बे बर्मा जो कि होल्डिंग कंपनी है, उसके स्टॉक पर हमने असर भी देखा था जब ये खबरें आई थी। वैसे अब देखा जाए तो हफ्ते भर का समय हो गया उड़ानों को ग्राउंड हुए, और मुश्किल ये होती है कि एक बार कोई एयरलाइन अगर एक बार ग्राउंड हो गई, अगर उसके परिचालन अगर ठप हो गए, शुरू करने में दिक्कतें आती हैं। और हमने उदाहरण देखे हैं जेट एयरवेज में जो चीज़ें जिस तरह से पैन आउट हुई थी, सिमिलर पैटर्न पर गो एयरवेज की भी दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। गो एयर हालांकि पिछले साल तक इस समय तक हम लिस्टिंग की चर्चा कर रहे थे, इसके आईपीओ की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब यह है कि ये उड़ान, ये एविएशन कंपनी अब ठप है, ग्राउंडेड है, और अब पूरी तरह से टिकी है कि किस तरह से कितनी मोहलत मिलती है। जो कोशिशें इनको चल रही हैं फिर से पटरी पर लाने की, वो कितनी रंग लाएंगी, अब पूरी तरह से ये भविष्य के गर्त में देखना होगा कि क्या कुछ निकल के यहाँ से आता है। फटाफट आपके सवाल जवाब लेंगे। महाराष्ट्र से हरिदास जी हमारे साथ हैं। हरिदास जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। हेलो जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं ये आईडीएफसी बैंक के 650 शेयर है सर मेरे पास, 53.10 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पे लिया हुआ है, आगे क्या करें? ठीक है, 53 वाला शेयर आपका 63 तो हो गया, तो फिलहाल आपको उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैनेजमेंट सॉलिड है और काफी कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं रवि, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इससे भी आप भरोसा रखेंगे? बाकी जो भरोसा आपने जताया यूनियन बैंक को लेकर और बैंक ऑफ इंडिया को लेकर, अगर आपको याद हो तो एक आपका शो एक आता है जिसमें कि वीआईपी कॉल देते हैं, और उसमें हमने इस स्टॉक की रिकमेंडेशन लगभग 52 रुपए, 53 रुपए और 48 रुपए 2-3 बार मैं इसकी रिकमेंडेशन दे चुका हूँ। टारगेट 70 का पहला है और दूसरे की तरफ जाते हैं तो 85 का है। तो अगर आप इस तरीके के शेयर और खरीदना चाहते हैं तो अभिषेक जी का वो 1:30 बजे वाला शो जरूर देखिए। और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप कंटिन्यू रखिए, अभी तो टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, 85 तक का टारगेट है, लेकिन 70 के आसपास आता है तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो रवि ने दरअसल ये बता दिया कि उनका नैतिक दायित्व तो है कि चूंकि उन्होंने बाय कॉल पहले दी है तो इसको बेचने को तो नहीं कह सकते, ज्यादा से ज्यादा होल्ड या फिर और ऐड, यानी मतलब और बाय। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होल्ड कीजिए, 70 के आसपास आए तो आपके भाव से ठीक ठाक ये शेयर चल चुका होगा, वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की आप सोच सकते हैं। नई दिल्ली से प्रिया हमारे साथ हैं। प्रिया जी नमस्कार। अच्छा ठीक है, प्रिया का सवाल आया है ट्विटर के जरिए और इनके पास है इंडसइंड बैंक के शेयर 100 की संख्या में 1185 रुपए के भाव पर। इंडसइंड बैंक वीकेंड पे ये खबरें आई भी कि इनकी जो चीफ रिस्क ऑफिसर हैं सीआरओ मेहपन साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि हमने फ्राइडे को देखा था कि ये शेयर करेक्ट हुआ था, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक गिरा, सिमिलर पैटर्न पर इंडसइंड बैंक में भी हमने गिरावट देखी, लेकिन उस गिरावट की पूरी भरपाई शेयर ने आज कर ली है और ये निफ्टी का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है 5% की तेजी के साथ साथ। इस पर आप रवि आप बताइए इंडसइंड बैंक को लेकर। देखिए बैंकिंग को लेकर कितना उत्साह है,
बाजार का जो ट्रेंड होता है ना, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो सवाल आते हैं उनकी झड़ी लग जाती है। इंडसइंड बैंक पर आप यूदी, इस पर क्या आपकी राय होगी? बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा है इंडसइंड बैंक पे। और वोलेटिलिटी का मतलब है जो आपने अभी बताया कि जिस तरीके से ऊपरी और निचले लेवल देखने को मिलते हैं, बार बार स्टॉक 1000 रुपए को टेस्ट करता है और अप साइड में 1180 के ऊपर नहीं निकल पा रहा। हालांकि फंडामेंटल नंबर्स पे देखते हैं तो सब कुछ स्टेबल दिखाई देता है, लेकिन अगर आप इस वोलेटिलिटी से चिंतित हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी पोजीशन को आईसीआईसीआई बैंक में शिफ्ट कर लीजिए। वो ज्यादा स्ट्रांग है इस इंडसइंड बैंक के कंपैरिजन में। लेकिन इस बैंक में मैं खराबी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ वोलेटिलिटी से बचने की बात कर रहा हूँ। 1150 के ऊपर निकलते ही ये स्टॉक 1240 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, इतने गैप्स नहीं लेना चाहते, आपने अभी न्यूज भी यहाँ पर सुनी है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। वो 1080 तक के टारगेट उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो अपना निवेश आप आईसीआईसीआई बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं 1080 के टारगेट के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और किरण आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम सवालों पर अपना सुझाव देने के लिए। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत और एक छोटे से ब्रेक।